डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी पार्ट 1 में जो सिलेबस है वो 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है और इसमें जो थर्ड यूनिट है वो एल्केन एवं साइक्लो एल्केन का है। मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी डिस्कस किया था कि एल्केन जो सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन है वहाँ से मैं शुरू करता हूँ और एल्केन्स को हम यहाँ पर पढ़ेंगे एवं साइक्लो एल्केन को पढ़ेंगे। साथ ही इसके सेकेंड पार्ट में एल्कीन, एल्काइन और साइक्लो एल्कीन इत्यादि को भी पढ़ेंगे। इस प्रकार से ये यूनिट थर्ड होगी और इसमें स्टार्ट हम एल्केन से करते हैं। एल्केन्स सरलतम हाइड्रोकार्बन है। अब हम शुरुआत से देखना शुरू करें कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। कार्बन एवं हाइड्रोजन से निर्मित सरलतम कार्बनिक यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन से बने हुए हैं उनको हम सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स के जो प्रकार हैं या क्लासिफिकेशन हम देखें हाइड्रोकार्बनों को, तो हाइड्रोकार्बनों को हम मूलतः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहले हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स या ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन से क्या मतलब है, यहाँ पर कार्बन की जो श्रृंखलाएं हैं वो ओपन होती हैं। जैसे अपन सिंपल कंपाउंड लेते हैं, ब्यूटेन लें, एन ब्यूटेन जिसको हम लोग नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। एन ब्यूटेन में CH3, CH2, CH2 एंड CH3 है। तो ये 4 कार्बन का हाइड्रोकार्बन है जिसमें सिरे के जो कार्बन परमाणु हैं वो ओपन हैं। इनको हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। अब इनके दो भाग हैं, इनको यहाँ पर दिखाया गया है इस प्रकार से। संतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन से होंगे, जिनमें ऑल सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सभी बंध हैं वो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सिग्मा बॉन्ड हैं, उनको हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हम किनको कहेंगे, जिनमें सिग्मा प्लस पाई दोनों प्रकार के बंध हैं, उनको हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, जिनमें सिग्मा बॉन्ड्स भी हैं, पाई बॉन्ड भी हैं। अर्थात एकल बंध के साथ साथ में द्विबंध या त्रिबंध भी अगर उपस्थित हैं तो वो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इनको ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड्स भी कहते हैं। एलिफेटिक का क्या मतलब है, एली का मतलब है एलाइक टू और फैट का मतलब वसा से होता है। अर्थात ये यौगिक वसा के समान होते हैं या वसा के व्युत्पन्न होते हैं, इसलिए हम इनको एलिफेटिक कंपाउंड्स या वसा के समान वाले यौगिकों को ओपन चेन कंपाउंड्स कहा गया है। दूसरे तरह के कंपाउंड्स हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, चक्री। चक्री का क्या मतलब है कि जो कार्बन की जो सिरे हैं वो ओपन नहीं होंगे, उनमें आपस में भी बॉन्ड होगा। तो इसके अंतर्गत आते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में क्या है, एरोमेटिक में जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन को तुम लोग जानते हो कि 6 कार्बन है और 6 कार्बन में जो पहला कार्बन है और छठा कार्बन है वो परस्पर संयुक्त हो जाते हैं। ये इस प्रकार से हम बेंजीन की संरचना दिखाते हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन और हम इसमें बना देंगे। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि फर्स्ट कार्बन और ये 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट कार्बन और 6 कार्बन ये भी बॉन्डेड हैं, अर्थात एक चक्र का निर्माण हो गया। तो ये साइक्लिक कंपाउंड या चक्री या इन्हीं को हम क्लोज चेन कंपाउंड्स भी कहते हैं। दूसरे हैं एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिसाइक्लिक का मतलब होता है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, इनके भी दो पार्ट हैं, संतृप्त एलिसाइक्लिक कंपाउंड और असंतृप्त। संतृप्त में है जैसे साइक्लोब्यूटेन है। साइक्लोब्यूटेन में 4 कार्बन का ये यौगिक है और चारों कार्बन इस प्रकार से हैं, CH2 CH2। ये देखिए चारों कार्बन हैं, फर्स्ट कार्बन और फोर्थ कार्बन, ये भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो ये साइक्लोब्यूटेन हो गया।
और इसमें जो है ये एक चक्र का निर्माण, और सभी संतृप्त हैं, चूंकि कोई पाई बॉन्ड नहीं है इसलिए हम ये जो है संतृप्त साइक्लिक कंपाउंड हो गया, संतृप्त एलिसाइक्लिक है। और नेक्स्ट है असंतृप्त एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जैसे साइक्लोब्यूटीन है। तो साइक्लोब्यूटीन में डबल बॉन्ड भी उपस्थित है और ये इस प्रकार से हो जाता है। तो चक्र का निर्माण भी हो रहा है यहाँ पर और द्विबंध भी उपस्थित है। तो संतृप्त पाई सिग्मा बॉन्ड भी है एंड पाई बॉन्ड भी है। इस प्रकार से ये साइक्लोब्यूटीन हो जाता है। नेक्स्ट है, अब हम एल्केन्स को विस्तार से, चूंकि मैंने बताया है अभी हम लोग स्टडी करेंगे, क्रमशः हम स्टडी करेंगे इसमें। पहले हम लोग एल्केन्स को देखेंगे, फिर इसके बाद में साइक्लो एल्केन्स को देखेंगे, फिर एल्कीन्स को, एल्काइंस को और फिर साइक्लो एल्कीन को। ये इस प्रकार से इस यूनिट में रहेगा। तो हम सबसे पहले एल्केन्स में देखते हैं। एल्केन्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है। यहाँ पर जो N है वो कार्बन परमाणुओं की संख्या, N इज़ द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है। कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है वो N से दर्शाते हैं। जैसे अब 1 कार्बन एटम का हम इससे देखते हैं, N की वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो हमें मैथेन प्राप्त हो जाएगा। C की वैल्यू 1 रखने पर CnH2n+2 से हमें जो है CH4 प्राप्त होता है, जो मैथेन है। इनका जो सफिक्स है वो एन होता है, सफिक्स को हम अनुलग्न कहते हैं, वो एन है। इसमें प्रथम सदस्य इसका मैथेन है, और मैथेन का नाम कैसे बना है, कार्बन का 1 संख्या होने पर मैथ जो अनुलग्न है वो यूज़ किया जाता है, और एन इसका सफिक्स है या अनुलग्न है। तो इस प्रकार से पूर्वलग्न और अनुलग्न दोनों मिला करके जो नाम बना वो मैथेन हमें प्राप्त हो गया। सामान्य गुण हैं। सामान्य गुणों में सबसे पहले हम इनको देखते हैं। इन्हें पैराफिन्स, एल्केन्स को पैराफिन के नाम से भी जाना जाता है। तुम्हारे लिए पैराफिन के वर्ड भी यूज़ इसमें किए जा सकते हैं। पैराफिन जो वर्ड है ये बना हुआ 2 शब्दों से है, पैरा प्लस एफिन। पैरा का मतलब होता है यहाँ पर न्यूनतम, एफिन का मतलब है एफिनिटी। न्यूनतम एफिनिटी या न्यूनतम इनकी जो क्रियाशीलता है या दूसरों यौगिकों के साथ में क्रिया करने की प्रवृत्ति है वो न्यूनतम होती है, इसलिए हम इनको पैराफिन्स भी कहते हैं। न्यूनतम, या इसी को एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी कहा। सैचुरेटेड क्या है, क्योंकि ये संतृप्त होते हैं। संतृप्त यौगिक दूसरों के साथ क्रिया करने का कोई बहुत अधिक प्रयास नहीं करते हैं, उनके साथ बहुत कम, अर्थात इनकी क्रियाशीलता बहुत न्यून या अति कम होती है, या यह अन्य यौगिकों से क्रिया करने की न्यूनतम क्षमता रखते हैं। अब देखिए अन्य यौगिकों में हम देखें, प्रबल अम्ल ले लें। प्रबल अम्ल में हम क्या क्या ले सकते हैं, जैसे कंसनट्रेटेड HCl ले लें, कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लें, कंसनट्रेटेड HNO3। ये अपने आप में बहुत प्रबल अम्ल हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं और सांद्र हैं, तब भी सामान्य अवस्थाओं में ये इनके साथ कोई क्रिया नहीं दर्शाते। इस प्रकार से प्रबल क्षार हम लोग ले लें, जैसे कंसनट्रेटेड NaOH ले लें, कंसनट्रेटेड KOH ले लें इत्यादि के साथ में ये प्रबल क्षार हैं, इनके साथ सामान्य अवस्थाओं में कोई क्रिया नहीं दर्शाते हैं। तो इस प्रकार बहुत प्रबल दशाएं, जब हम आगे इसको इनकी रिएक्शंस में स्टडी करेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशंस में कंसनट्रेटेड H2SO4 या कंसनट्रेटेड HNO3 इत्यादि के साथ में इनकी अपक्रियाएं होती हैं। सामान्य दशाओं में इनकी अपक्रियाएं नहीं होती हैं। अब आगे हम इनको और स्टडी करने में हम देखेंगे इनकी संरचना किस प्रकार से होती है। जो कार्बन है इनमें, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एल्केनों में है, वो sp3 संकृत अवस्था में होता है। sp3 संकृत में हम लोग जानते हैं ये कार्बन की जो चारों संयोजकताएं हैं उनका त्रिविमीय वितरण होता है, और किन्हीं भी 2 संयोजकताओं के बीच का एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का रहता है। अगर हम इन 3 संयोजकताओं को प्लेन ऑफ पेपर में अगर हम इसको माने तो ये जो संयोजकता है ये आउट ऑफ प्लेन होगी, अर्थात इस प्लेन में नहीं होगी, और इसको हम देखेंगे अगर हम बनाएंगे 109 डिग्री 28 मिनट का एक मॉडल बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि ये जो चौथी संयोजकता है वो इनसाइड दी पेपर होगी। ब्लैक बोर्ड पर बनाएंगे तो 3 अगर एक ही प्लेन में है तो जो चौथी संयोजकता है इनसाइड दी ब्लैक बोर्ड होगी। इस प्रकार से ये चारों संयोजकताओं का वितरण होता है। इनके बीच का जो एंगल है वो 109 डिग्री, और ये 109 डिग्री को इसको मेथेन की इस त्रिविमीय संरचना को चतुष्फलकीय संरचना भी कहते हैं, या टेट्राहेड्रल
टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर कहा जाता है, चतुष्फलकीय संरचना कहा जाता है। और इसीलिए 109 डिग्री 28 मिनट का जो एंगल है इसको टेट्राहेड्रल एंगल भी कहते हैं। टेट्राहेड्रल एंगल भी कहा जाता है। ये मेथेन की इस प्रकार से संरचना है। और अन्य जो हाइड्रोकार्बन अगर हमारे लिए बनाने, जैसे एथेन की संरचना बनानी है तो उसको भी हम इस प्रकार से बना सकते हैं। कार्बन की अगर हम इसकी जो है ऑर्बिटल पिक्चर बनाएंगे तो कार्बन हमें इस प्रकार से sp3 के कक्षक हमारे लिए ये बनाने पड़ेंगे, और हाइड्रोजन के साथ में सिग्मा बॉन्ड बना रहा है तो sp3 है ये, और इसका हाइड्रोजन का है s है, sp3 s ओवरलैपिंग हो रही है, और इस प्रकार से इसका ये ऑर्बिटल पिक्चर है वो हमारे लिए प्राप्त हो जाएगा। और इसमें sp3 s है, सभी बॉन्ड्स हैं वो सिग्मा बॉन्ड हैं, और ये हमारे लिए इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है वो प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अन्य यौगिकों की, जैसे एथेन की हम संरचना बनाना चाहें तो एथेन में 2 कार्बन एटम sp3 अवस्था में है वो जुड़े हुए होंगे, और इस प्रकार से अगर हम इसको बनाएंगे तो एक कार्बन को अगर हमने इस प्रकार से प्रदर्शित किया हुआ है तो दूसरा जो कार्बन आएगा वो इसके साथ में इस प्रकार से बंधित होगा। यहाँ पर हमारे लिए 2 कार्बन के बीच का जो ये बॉन्ड है ये sp3 और ये sp3, तो एक ये सिग्मा बॉन्ड sp3 ओवरलैपिंग से बन रहा है, और बाकी के बॉन्ड हैं वो sp3 एंड s ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। ये हाइड्रोजन का है 1s1 कक्षक है, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से sp3 और s ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर sp3 ओवरलैपिंग हो रही है, और ये इस प्रकार से एथेन की ये जो संरचना है ये हो जाती है। इस प्रकार से हम इनके स्ट्रक्चर को है वो बना सकते हैं। आगे आता है इसके नामकरण की पद्धतियाँ। तो जो एल्केनों के नामकरण के लिए सबसे पहले रूढ़िवादी पद्धति है, क्योंकि ये सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो नामकरण करने का जब प्रयास किया गया तो सबसे पहले है वो एल्केनों के नामकरण का प्रयास किया गया। रूढ़िवादी पद्धति में सोर्स के आधार पर नामकरण किया जाता है कि किस स्रोत से प्राप्त हो रहा है, और वो इस प्रकार से। तो जैसे मेथेन का नाम रूढ़िवादी पद्धति में जो है मार्स गैस इसका नाम दिया गया। बहुत अधिक इस पद्धति का इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि इस पद्धति के द्वारा जो नामकरण किए गए वो सोर्स, और सोर्स के जो नाम हैं वो भिन्न भिन्न भाषाओं में या भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए इसका विशेष अधिक महत्व नहीं है। मार्स गैस इसको क्यों कहा गया? क्योंकि ये मार्शी प्लेसेस पर, मार्शी प्लेसेस या दलदल जिसको कहते हैं, दलदल वाले स्थानों पर जो है इस प्रकार की जो गैस है वो पाई जाती है, इसलिए इसको मार्स गैस है वो नाम दिया गया। फिर इसके बाद में तो बहुत ज़्यादा यौगिकों के नाम हैं वो इस पद्धति के द्वारा नहीं किए गए, बहुत ज़्यादा किए जा सके क्योंकि वो सर्वमान्य पद्धति नहीं थी। अगली आती है व्युत्पन्न पद्धति। व्युत्पन्न पद्धति में जो प्रथम हाइड्रोकार्बन मेथेन है उसके आधार पर अन्य यौगिकों का नामकरण करने का प्रयास किया गया। जैसे मेथेन को मूल जो है माना गया, और अन्य जो यौगिक हैं वो मेथेन के ही व्युत्पन्न हैं। जैसे एथेन है तो एथेन का नाम, इनफैक्ट ये एथेन है और एथेन का नाम है वो मैथिल मेथेन के रूप में दिया, क्योंकि इसमें एक जो दूसरा, एक तो मान लिया हमने पेरेंट मेथेन का कार्बन हो गया, और दूसरा ये हाइड्रोकार्बन रेडिकल है। हाइड्रोकार्बन रेडिकल है, ये मैथिल मूलक माना गया, तो इसका नाम हो गया मैथिल मेथेन है। अब है प्रोपेन का नामकरण करने के लिए हमें प्रोपेन में माना गया ये जो बीच का कार्बन है ये मूल जो है मैथिल का कार्बन माना गया, और इससे जुड़े हुए 2 मैथिल समूह हैं, तो इसका नाम हो गया डाई मैथिल मेथेन। 2 मैथिल समूह इसके साथ में बंधित हैं, तो ये नाम हो गया डाई मैथिल मेथेन। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे 4 कार्बन एटम का है, ये आइसोब्यूटेन है। वास्तव में आइसोब्यूटेन का नामकरण
तो इसमें ये बीच वाला जो कार्बन है ये मेथेन वाला कार्बन माना गया और ये 3 मैथिल समूह इसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इसका नाम हो गया ट्राईमेथिल मेथेन। इसी प्रकार से ये नियोपेंटेन है। नियोपेंटेन में बीच वाले कार्बन को है मेथेन का कार्बन माना गया और उसके साथ में जुड़े हुए 4 मैथिल समूह हैं, तो उस तरह से उसका नाम हो गया टेट्रामेथिल। 4 1 2 3 4 4 मैथिल समूह जुड़े हुए हैं, तो ये टेट्रामेथिल मेथेन हो गया। तो इसको हम नियोपेंटेन। ये भी पद्धति है, बहुत सारे यौगिकों का नामकरण करने में सफल नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई ये वाली पद्धति बहुत सारे यौगिकों का नामकरण करने में? क्योंकि जब जटिल कार्बनिक यौगिक हो जाते हैं तो उसमें जो हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स हैं, यहाँ पर तो हमने सिंपल रेडिकल्स के आधार पर नाम कर दिया, जो रेडिकल्स हैं उनका नामकरण करना भी इतना आसान नहीं होता है। तो इस प्रकार से अधिक कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने में या जटिल या बड़े कार्बन श्रृंखला वाले एल्केनों के नामकरण करने में ये पद्धति सफल नहीं हुई। तो फिर फाइनली हमारे लिए IUPAC सिस्टम का ही सहारा लेना पड़ता है, जिसमें सिस्टमेटिक आधार पर या बहुत जो है अच्छी तरह से रूल्स को फॉलो करके हम लोग जो है इसका नामकरण करते हैं।